बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 209 मुलाहिज़ा फरमाएं। उल्टे कदमों पीछे हटते हुए मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया। मैं लड़खड़ा कर रह गया। तवाज़ुन बिगड़ गया। मैंने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुआ और पुश्त के बल जमीन पर गिरा। ये भी गनीमत था कि गिरते हुए मेरे दोनों हाथ जमीन पर टिक गए थे। वो दोनों खूनख्वार बिल्लियों की तरह मुझ पर झपट पड़ी। वो कह के लगा रही थी और मैं चीख रहा था। और फिर अचानक एक गूंजदार आवाज सुनकर उन दोनों ने मुझे छोड़ दिया और उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। एक जानिब सिम्बा खड़ा था। उसके चेहरे पर बरहमी के तासरात थे। वो बड़े गुस्सीले अंदाज में उन दोनों औरतों से कुछ कहता रहा। वो खामोश खड़ी रही। उनके चेहरों से मायूसी झलकती थी। मैं उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर खड़ा हो गया। चंद मिनट में उनकी वहशत ने मेरी कमीज तार तार कर दी थी। सिम्बा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी तलाश में इस तरफ आया था। मैं अपने कबीले की औरतों की इस पहलू के बारे में तुम्हें बताना भूल गया था, उसने कहा। वो कह के लगाते हुए झाड़ियों में गायब हो गई। सिम्बा मुस्कुराकर मेरी जानिब देखने लगा। मैंने उलझे हुए लहजे में इस्तफसार किया, क्या बात है, तुम मेरी तलाश में क्यों आए थे? मैंने अपनी फटी हुई शर्ट को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, बस्ती में एक अजनबी आया है, वो तुमसे मिलना चाहता है। सिम्बा ने कहा, अजनबी मुझसे मिलना चाहता है? मैंने हैरत से कहा और फिर हम दोनों बस्ती में आ गए। बस्ती में दाखिल होती बिमला दौड़ती हुई मुझसे लिपट गई। वही हुआ जिसका डर था हिम्मत सिंह। उसने मेरे कान के करीब सरगोशी की। वो आदमी अगरचे हमारे लिए बिल्कुल अजनबी है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो चांगली या नागपाल का आदमी है। नागपाल? मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ। मैंने बहुत कोशिश की मगर इस नाम से आगे मुझे कुछ याद ना आ सका। मैं सर झटक कर रह गया। सिम्बा के कहने के मुताबिक वो अजनबी मुखिया के झोंपड़े में मेरा मुंतजिर था। लेकिन सिम्बा पहले मुझे एक और झोंपड़े में ले गया। यहाँ दो औरतें बैठी हुई थी। सिम्बा ने एक औरत से कुछ कहा जिसने झोंपड़े में एक तरफ रस्सी पर टंगा हुआ बरौन रंग का एक चोगा उतार कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने फटी हुई कमीज उतार कर वो चोगा पहन लिया और सिम्बा के साथ झोंपड़े से बाहर आ गया। जब हम मुखिया के झोंपड़े में दाखिल हुए तो बिमला भी हमारे साथ थी। झोंपड़े में एक तरफ तकरीबन 1.5 फुट ऊंचा एक चबूतरा बना हुआ था जो लंबाई चौड़ाई में एक पलंग के बराबर था। इस चबूतरे पर मुखिया और वेद के अलावा वो अजनबी भी बैठा हुआ था जो मुझसे मिलना चाहता था। वो लंबे कद और छरेरे जिस्म का मालिक था। नेपाली लिबास और सर पर गोल टोपी भी थी। उसके गाल गैर मामूली तौर पर फूले हुए थे और आंखें छोटी थी जिनमें अयारी की चमक नुमाया थी। ये शख्स पहली नजर में मुझे पसंद नहीं आया था। वो बड़ी कीना तो नजरों से मुझे देख रहा था। उसने मुझे देखते ही कुछ कहना चाहा मगर वेद ने इशारे से उसे रोक दिया। इसने मुझे अपने सामने बिठा लिया और मेरे सर की पट्टी खोलने लगा। जख्म का मुआयना करने के बाद उसने थैले में से डिबिया निकाली और जख्म पर मरहम लगाकर दोबारा पट्टी बांध दी और फिर उस अजनबी को इशारा किया कि वो मुझसे बात कर सकता है। मेरा नाम योगिंदर नाथ है। उसने कोट की जेब से एक मैला सा रुमाल निकालते हुए अपना तारुफ कराया। मैं टूरिस्ट ऑफिसर हूँ। मुझे मालूम हुआ था कि तुम दोनों अपनी यादाश्त खो चुके हो। इन पहाड़ों में सफर करने वालों की देखभाल करना हम अपना फर्ज समझते हैं। बताओ अब तुम्हें कुछ याद आ रहा है या नहीं? मैंने उसकी तरफ देखते हुए नफी में सर हिला दिया। ये शख्स मुझे जरा भी पसंद नहीं आया था और मेरी ख्वाहिश थी कि ऊट पटांग सवालात से मेरा दिमाग खराब करने की बजाय वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। चंद रस्मी सी बातों के बाद उसने बताया कि वहां से 20 मील दूर सड़क के किनारे नीले रंग की एक कार खड़ी हुई मिली है जो टूरिज्म के इलाकाई दफ्तर में मौजूद है। वो मुझसे उस कार की शिनाख्त कराना चाहता था कि वो मेरी है या नहीं, ये जानने के बाद कि मैं अपनी यादाश्त खो चुका हूँ। उसका ये सवाल ही अहम करना था। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वेद जी ने मुझे आराम का मशवरा दिया है। मैंने कनखियों से वेद की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है मैं वेद जी से मशवरा कर लेता हूँ, उसने कहा और वेद की तरफ देखते हुए तिब्बती जबान में कुछ कहने लगा। वो दोनों इस जबान में कुछ बातें कर रहे थे। फिर योगिंदर नाथ मेरी तरफ मुतवज्जह हो गया। वेद जी ने कहा है कि मैं तुम्हें कल अपने साथ ले जा सकता हूँ। मुझे अफसोस है मैं कल भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। तुम अगर कोई कार शिनाख्त कराना चाहते हो तो उसे यहाँ क्यों नहीं ले आए? मैंने जवाब दिया। न जाने क्या बात थी कि इस अजनबी की नजरें मुझे सुइयों की तरह अपने जिस्म में चुभती हुई महसूस हो रही थी। कार यहाँ नहीं लाई जा सकती। उसका टायर रॉड टूटा हुआ है। मैं परसों आऊंगा या फिर उससे अगले दिन। मैं तुम्हारी सेहतयाब होने का इंतजार करूंगा। मैं फिर आऊंगा। वो शख्स ये कहते हुए उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बिमला के करीब से गुजरते हुए वो एक लम्हे को रुका। उसने बड़ी अजीब सी नजरों से बिमला को देखा और फिर झोंपड़े से बाहर निकल गया। योगिंदर नाथ चला गया लेकिन मेरे लिए कुछ और उलझने पैदा हो गई। न जाने क्या बात थी कि मैं उसकी मौजूदगी में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। वेद भी जा चुका था और मुखिया भी। झोंपड़े में हम सिर्फ 4 अफराद रह गए थे, मैं, बिमला, सिम्बा और मुखिया की बीवी। बिमला चबूतरे पर मेरे करीब बैठी हुई थी। ये कौन था हिम्मत सिंह? बिमला मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, याद करने की कोशिश करो ये कौन था? हमारे गिर्द खतरात मंडलाना शुरू हो गए हैं। अपने ज़हन पर जोर देकर कुछ याद करने की कोशिश करो। अब भी वक्त है कि हम खैरियत से यहाँ से निकल सके। मैं नहीं जानता ये शख्स कौन था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने कहा और उठकर झोंपड़े से बाहर आ गया। बिमला भी मेरे साथ ही झोंपड़े से बाहर निकली थी लेकिन उसे तयूब पकड़कर एक तरफ ले गई और मैं मुखिया के झोंपड़े से कुछ दूर एक दरख्त के नीचे पड़े हुए पत्थर पर बैठ गया। मैं योगिंदर नाथ नामी उस शख्स के बारे में सोच रहा था कि एक आदमी तेज कदम उठाता हुआ मेरे करीब से गुजर गया। उसके खून आलूद हाथ देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका।
उसके थोड़ी देर बाद दो आदमी एक स्ट्रेचर उठाए बस्ती में दाखिल हुए। ये कोई बाकायदा स्ट्रेचर नहीं था। लकड़ी की दो मोटी मोटी शाखों को एक दूसरे से फासले पर रखकर पौधों की पतली और लचकदार शाखों से बांधकर एक स्ट्रेचर तैयार कर लिया गया था और इस स्ट्रेचर पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। लाश पर कई जगह जख्म नजर आ रहे थे। उसे बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था। वो लोग लाश को कहीं दूर से उठाकर लाए थे। इनके साथ 4-5 आदमी और भी थे। स्ट्रेचर मुखिया के झोंपड़े के सामने रख दिया गया। बस्ती में मौजूद लोग वहां जमा होना शुरू हो गए। मैं भी अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ गया। लाश का चेहरा देखते ही मैं बदहवास हो गया। वो योगिंदर नाथ था जो महकमा टूरिज्म के ऑफिसर की हैसियत से मुझसे मिला था। अभी मैं लाश को अच्छी तरह देख भी नहीं पाया था कि सिम्बा भी वहां पहुंच गया। तुम अपने झोंपड़े में पहुंच जाओ, मैं कुछ देर बाद तुमसे मुलाकात करूंगा। सिम्बा ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे वहां से हटाते हुए कहा और आदमियों को लाश उठाने का इशारा किया। मैं अपने झोंपड़े में आ गया और खुले हुए दरवाजे से बाहर का मंजर देखने लगा। झोंपड़ों के दरमियान मुख्तसर से मैदान में बहुत से लोग जमा हो चुके थे। उनमें औरतें भी थी, मर्द भी और बच्चे भी। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि बिमला तेज से कदम उठाती हुई झोंपड़े में दाखिल हुई। वो खासी बदहवास और खौफजदा थी। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तय्यूब कह रही थी कि हमें अब इस बस्ती से निकाल दिया जाएगा। क्यों? उन्होंने अचानक ये फैसला क्यों कर लिया? मैंने जल्दी से पूछा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये ख्याल ही वैसे तंगेज था कि हमें इस बस्ती से निकाला जाने वाला है। अजनबी जगह, अजनबी लोग, अपने आप से अजनबी। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। योगिंदर नाथ मर चुका है और लोगों का ख्याल है कि मरने से पहले वो जिस आखिरी इंसान से मिला था वो तुम हो, बिमला ने मदम लहजे में कहा। मेरी मुलाकात का उसकी मौत से क्या ताल्लुक? मैंने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। मैं कुछ नहीं जानती, बस वो लोग ये कहते हैं कि तुम आखिरी शख्स हो जिससे योगिंदर मिला था। मैं तय्यूब के पास जा रही हूँ, कुछ देर बाद आऊंगी। बिमला तेजी से बाहर निकल गई। मेरा दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी थी कि मुझसे मुलाकात के बाद अगर योगिंदर नाथ मर गया था या किसी ने उसे कत्ल कर दिया था तो उसमें मेरा क्या कसूर था। मैं अपनी इन्हीं ज़हनी उलझनों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सिम्बा का इंतजार करने लगा और सिम्बा तकरीबन आधे घंटे बाद आया था। क्या ये दुरुस्त है कि मुझे इस बस्ती से निकाला जा रहा है? मैंने उसे देखते ही पूछा। हाँ हिम्मत सिंह, वो बोला। हमारे कबीले के लोग बहुत तोहम परस्त हैं। यहाँ बरसों से इस किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ। ये बहुत सुलहजू और अमन पसंद लोग हैं और वो लोग ये समझते हैं कि योगिंदर नाथ अपनी मौत से कुछ देर पहले मुझसे मिलकर गया था, इसलिए इसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं हूँ। गोया मैं किसी शैतानी कुव्वत के जेरे असर हूँ। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। योगिंदर की मौत कैसे वाकई हुई? उसे कत्ल किया गया था या कोई हादसा? उसकी मौत की वजह कोई नहीं जानता। उसकी लाश बस्ती से तकरीबन 1 मील दूर पहाड़ियों में उसकी जीप के करीब पड़ी हुई पाई गई थी, जिस पर जख्मों के लातादाद निशान थे और जबान भी कटी हुई थी। आसपास उसकी जीप के पहियों के सिवा और किसी किस्म के निशान नहीं मिले, जिससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि उसे किसी ने कत्ल किया होगा। इसी वजह से उसकी मौत को पुरस्कार करार दिया जा रहा है और इसका जिम्मेदार मुझे ठहराया जा रहा है, क्योंकि वो आखिरी मर्तबा मुझसे मिलकर गया था। मैंने उसका जुमला मुकम्मल कर दिया। सिम्बा ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर तक नजरें झुकाए खड़ा रहा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी दोस्त बिमला तय्यूब के साथ रहेगी और तुम अपने झोंपड़े से बाहर नहीं निकलोगे। शाम का अंधेरा फैलने के बाद तुम्हें दूसरी बस्ती में मुंतकिल कर दिया जाएगा। दूसरी बस्ती में? क्या मतलब? मैंने उलझी हुई नजरों से उसे देखा। वो बस्ती यहाँ से चंद मील दूर पहाड़ियों में वाक़ है। वहाँ तुम महफूज होगे। क्या यहाँ मुझे कोई खतरा है? मैंने पूछा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस कबीले के लोग सुलहजू और अमन पसंद हैं, लेकिन इस किस्म का गैर मामूली वाक़या इनके ख्यालात में तब्दीली पैदा कर सकता है। इसलिए मुखिया ने फैसला किया है कि तुम्हें दूसरी बस्ती में भेज दिया जाए। तुम वहाँ महफूज रहोगे। सिम्बा चला गया और मैं एक बार फिर उलझन में मुबतला हो गया। कबीले की तोमपरस्ती के बारे में सुनकर मैं ये सोचे बगैर ना रह सका कि बस्ती के लोग मुझे किसी पुरस्कार शैतानी कुव्वत के जेरे असर समझ रहे थे और जाहिर है वो यहाँ मेरी मौजूदगी को भी पसंदीदगी की निगाह से नहीं देख सकते थे। लेकिन मैं ये बस्ती उस वक्त तक नहीं छोड़ सकता जब तक मेरी यादाश्त ना लौट आए। यहाँ से कहीं और जाने के लिए मेरी यादाश्त का बहाल होना बहुत जरूरी था। आखिर मैं कौन था, कहाँ से आया था और यहाँ किस तरह पहुंचा था, और बिमला से मेरा क्या ताल्लुक है? जिन पर बोझ डालने से मेरा सर दुखने लगा और मैं किसी खातिर ख्वाह नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मैं दिन भर अपने झोंपड़े से बाहर नहीं निकला। मुझे मना कर दिया गया था। बिमला अगरचे मुस्तकिल तौर पर मेरे झोंपड़े में नहीं ठहरी, लेकिन उसकी आमदोरफ्त जारी थी। वो बहुत बदहवास और खौफजदा थी। वो जब भी झोंपड़े में आती चंद मिनट रुकती और फिर वापस चली जाती। इस मरतबा उसने मुझे बताया कि वो तय्यूब और दूसरी औरतों के तवस से ये कोशिश कर रही है कि मुखिया को इस बात पर आमादा कर लिया जाए कि हमें इस बस्ती से कहीं और ना भेजा जाए। सफेर के करीब मैंने पेशाब के लिए झोंपड़े से बाहर जाना चाहा तो एक आदमी ने मुझे रोक लिया। उसने कुछ कहा था, लेकिन तिब्बती जबान का एक लफ्ज भी मेरे पल्ले ना पड़ सका, जबकि वो खुद तिब्बती के सिवा कोई और जबान नहीं समझता था। मैंने इशारे से उसे बताया तो उसने झोंपड़े के अंदर आकर एक नुक्कड़ की तरफ इशारा किया और मुझे मजबूरन उस नुक्कड़ में जाकर फरागत हासिल करनी पड़ी। वो चांद की 14वीं शब थी। गुरूब आफ्ताब के फौरन ही बाद चांद तुलू हो गया। उसके थोड़ी देर बाद सिम्बा झोंपड़े में दाखिल हुआ। उसके साथ बिमला भी थी और फिर सिर्फ 2 मिनट बाद मैं और बिमला सिम्बा के साथ बस्ती से निकल रहे थे। चांदनी रात में आसपास बिखरी हुई वादी का मंजर बड़ा दिल फरेब था।
अगर मैं ज़हनी तौर पर अपसेट ना होता और ये सूरत ना होती तो इस मंदिर से लुत्फानंदोज होने की कोशिश जरूर करता। सिम्बा मुझे उस बस्ती के बारे में बता रहा था जहां हम जा रहे थे। उसके कहने के मुताबिक वो बस्ती चट्टानी गारों में आबाद थी। बाज़ गार कुदरती थे जबकि बेशतर चट्टाने काट कर बनाए गए थे। मेरा ख्याल था कि वो बस्ती ज्यादा से ज्यादा 2-4 मील के फासले पर होगी, लेकिन हम इन पहाड़ियों में पुरपीच रास्तों पर तकरीबन 4 घंटों तक चलते रहे और बिलाखिर उस पुरिसरार बस्ती में पहुंच गए। मैं उसे पुरिसरार ही कहूंगा क्योंकि कोई झोंपड़ा या मकान नजर नहीं आ रहा था। सारी आबादी पहाड़ों में गारों में थी। इन गारों के सामने एक जगह छोटे से मैदान में आग का बहुत बड़ा अलाव रोशन था और कई लोग इस अलाव के इर्द गिर्द जमा थे। उनमें मर्दों के अलावा औरतें भी थी और 11-12 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे भी। सिम्बा एक लम्हे उन लोगों के करीब रुका और फिर हमें इशारा करता हुआ आगे बढ़ गया। चांदनी रात में चट्टानी गारों की ये बस्ती वाकई ही पुरिसरार लग रही थी। मेरे ख्याल में ये गार चट्टानों में सदियों की शिकस्त और रेत के बाद मारते वजूद में आए थे और शायद ये लोग भी बहुत अरसे से इन गारों को अपना मस्कन बनाए हुए थे। एक चट्टान पर चढ़कर हम गार में दाखिल हो गए। ये गार जुज़वी तौर पर इंसानी हाथों का बनाया हुआ था। अंदर दाखिल होने का रास्ता एक आम मकान के दरवाजे की तरह था। दोनों तरफ चट्टानों को तराश कर सतून बनाए गए थे। अंदर से ये गार 10 बाई 10 फुट के एक कमरे के बराबर था। इसकी दीवारें खुरदरी थी। पीछे की तरफ भी एक तंग सा रास्ता था। एक दीवार में मशल टंगी हुई थी जबकि दूसरी दीवार के करीब एक गद्दा बिछा हुआ था। उस पर कई कंबल भी पड़े हुए थे। ये तुम्हारा कमरा है, सिम्बा ने कहा। यहाँ तुम आराम से रह सकते हो, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। बिमला की तरफ देखते उसकी आंखों में उभरने वाली चमक ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। अचानक मेरे ज़हन को एक झटका सा लगा। ज़हन पर गहरी तारीकी के बजाय धुंध सी महसूस हो रही थी। इस धुंध में कुछ चेवले उभर रहे थे। अचानक अपने बाजू पर किसी के हाथ का दबाव महसूस कर मैं उछल पड़ा। वो बिमला थी। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी, जैसे किसी बात पर खौफजदा हो। तुम लोग थक गए होगे, आराम करो। सिम्बा ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। आज पूरनमाशी यानी पूरे चांद की रात है। चांद की 14वीं शब आधी रात को यहाँ चंद गोम्पा आने वाला है। बहुत दिलचस्प आदमी है, तुम लोग भी उससे मिलकर खुश होगे। लेकिन अगर ना भी मिलना चाहो तो कोई हर्ज नहीं, आराम से यहाँ पड़े रहना। अब सुबह मुलाकात होगी। वो दरवाजे के करीब पहुंचकर रुका और हमारी तरफ देखते हुए बोला, यहाँ कोई तुम लोगों के लिए खाना लेकर नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद सामने वाले मैदान में याक का गोश्त भूना जाएगा। तुम लोग भी वहां जाकर अपना हिस्सा वसूल कर लेना। ये बात कहते उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। सिम्बा के जाने के बाद मैं गार का जायजा लेने लगा। दरवाजे की एक तरफ याक की खाल का पर्दा लटका हुआ था। जरूरत के वक्त इस पर्दे का हुक दूसरी तरफ के सतून में फंसाकर दरवाजा बंद किया जा सकता था। एक तरफ दीवार के साथ गद्दा बिछा हुआ था जिस पर 3-4 कंबल पड़े हुए थे। दरवाजे के करीबी लकड़ी के एक टब में पानी भरा हुआ था। उसके साथ ही पत्थर पर एल्यूमिनियम का एक मैला सा गिलास भी रखा हुआ था। गद्दा, कंबल और पानी का ये टब इस गार की कुल कायनात थी। दरवाजे से जरा हटकर दीवार में मशल टंगी हुई थी। मैंने आगे बढ़कर वो मशल उतार ली और गार के पिछली तरफ तंग से रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। बिमला भी मेरे साथ थी। वो अब भी खौफजदा थी और उसने मेरा बाजू थाम रखा था। वो तंग सा रास्ता दरअसल एक दरार थी जो तकरीबन 15 गज आगे जाकर बाईं तरफ मुड़ गई थी और उस तरफ रोशनी नजर आ रही थी। इस तरफ भी एक कदरे छोटा गार था। इसमें भी वही चीजें थी जो हमारे गार में थी, यानी ये गद्दा, कंबल, दरवाजे के करीब पानी का एक चोबी बर्तन था। हम दीवार के साथ दाईं से बाईं बंधी हुई एक रस्सी पर कुछ कपड़े टंगे हुए थे और इस दीवार में भी एक दरार नजर आ रही थी। हम उस दरार में दाखिल होकर एक तीसरे गार में पहुंच गए। अब मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि चट्टानों से अंदर ही अंदर ये कुदरती गार एक दूसरे से मिले हुए थे। हो सकता है चट्टानों के अंदर वाकई ये गार किसी जमाने में पानी की गुजरगाह रहे हों, लेकिन फिर पानी ने रास्ता बदल लिया और इन कबायलियों ने इन गारों को अपना मस्कन बना लिया। एक जगह रुककर मैंने बिमला की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। उसने मेरा बाजू दबाकर वापस चलने का इशारा किया। मैंने मजीद आगे जाना मुनासिब नहीं समझा और वहीं से वापस लौट आया। अपने गार में दाखिल होते ही मैं ठीक ठाक कर रुक गया। बिमला तो खौफजदा थी होकर मेरे साथ चिपक गई। उसने दोनों हाथों से मेरा बाजू और भी मजबूती से पकड़ लिया था। सामने गद्दे पर उस शख्स को बैठे देखकर मेरा दिमाग भी बक से उठ गया। एक लम्हे को तो मैं अंदाजा नहीं लगा सका था कि वो कोई इंसान है या जानवर। उसके सर के बाल, दाढ़ी और मूंछों के बाल बेतहाशा बढ़े हुए थे। आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थी। पीले पीले चौड़े दांत बेहद खौफनाक थे। हमें देखकर उसके होंठ फैल गए। वो यकीनन मुस्कुराया होगा, लेकिन इस तरह उसका चेहरा कुछ और भी खौफनाक हो गया था। मशल की कपकपाती हुई रोशनी में वो शख्स खासा पुरिसरार लग रहा था। इस वैशीनुमा इंसान के जिस्म पर भी पीले रंग का चोगा था। वो मैं देखकर कुछ देर अपनी जगह पर बैठा दांत नकूसता रहा, फिर उठकर हमारे सामने आ गया। उसकी नजरें बिमला के चेहरे पर मरकूज थी और फिर उसने अचानक ही वो हरकत की जिसकी कम अज कम मुझे तवक्को नहीं थी। उसने अचानक ही बिमला को दोनों बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। बिमला के मुंह से चीख निकल गई। वो वैसी बिमला को अपने साथ लिपटाने की कोशिश करते हुए अपने होंठ उसके चेहरे पर जमाने की कोशिश कर रहा था और बिमला मुजाहमत करते हुए चीख रही थी, बचाओ हिम्मत सिंह, इस वैशी से बचाओ मुझे। बिमला चीखी। उस वैशी के हल्क से खड़खड़ाहट की अजीब सी आवाजें निकल रही थी। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। एक लम्हे को तो मैं समझ नहीं सका कि ये सब हुआ क्या है और फिर सूरत की नजाकत का एहसास होते ही मैं जैसे होश में आ गया। मैं एक कदम आगे बढ़ा तो वो शख्स बिमला को खींचता हुआ कई कदम पीछे हट गया। मैं भी फुर्ती से आगे बढ़ गया।
बशल मैंने एक तरफ फेंक दी, एक हाथ से बिमला को पकड़ लिया और दूसरा हाथ उस शख्स के सीने पर रखकर उसे पीछे धकेलने लगा। वो एक कदम पीछे हट गया, लेकिन बिमला की दोनों बाहें अब भी उसकी गिरफ्त में थी। मैंने हाथ फैलाकर हथेली से उसके चेहरे पर जरब लगाई। जरब खासी जोरदार लगी थी। वो बकरे की तरह डकराता हुआ एक कदम और पीछे हट गया। उसने बिमला के एक बाजू छोड़ दिया। मैंने संभलने का मौका दिए बगैर बिल्कुल उसी अंदाज में एक और जरब लगा दी। इस मर्तबा चोट उसकी नाक पर लगी। वो बिलबिलाता हुआ कई कदम पीछे हट गया। उसकी नाक से खून बह निकला और उसने बिमला को भी छोड़ दिया। उसने अपना सीधा हाथ अपने चेहरे पर फेरा। अपने हाथ पर खून देखकर उसके चेहरे पर दरिंदगी सी उभर आई और फिर वो किसी दरिंदे ही की तरह गुर्राता हुआ मेरी तरफ लपका। मैंने बड़ी फुर्ती से नीचे झुककर उसे टांगों से पकड़कर उछाल दिया। वो मेरे ऊपर से होता हुआ बद की आवाज से पुश्त के बल गिरा। उसके मुंह से करा खारिज हो गई थी, लेकिन वो बड़ी तेजी से उठकर मेरी तरफ लपका। मैं उससे भी ज्यादा तेजी से अपनी जगह पर एक टांग पर घूम गया। मेरी जोरदार स्पिन किक उसके पहलू में लगी। वो लड़खड़ाकर 2-3 कदम पीछे हट गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे संभल कर फिर मेरी तरफ लपका। लेकिन इस मर्तबा भी मैंने उसे करीब आने का मौका नहीं दिया। मैं किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। इस मर्तबा मेरी राउंड हाउस किक उसकी गर्दन पर लगी और वो बिलबिलाता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। लेकिन वो भी अपनी किस्म का एक ढीठ आदमी था। गिरने के फौरन बाद वो उठ गया। उसका चेहरा किसी खूनख्वार दरिंदे की तरह बहुत भयानक हो गया था। वो कुछ देर तक मेरे सामने खड़ा रीछ की तरह सीना गोभी करते हुए खूनख्वार नजरों से मेरी तरफ देखता रहा। फिर मुंह से अजीब सी आवाजें निकालता हुआ मेरी तरफ लपका। उसने दोनों हाथ आगे को निकाल रखे थे। इसमें शुबा नहीं कि उसमें बेपनाह ताकत भरी हुई थी, लेकिन वो लड़ाई के फन से वाकिफ नहीं था। वो मुझे बाहों के नरके में लेकर मेरी हड्डियों का सुरमा बना सकता था। मेरे बाजुओं और टांगों को, हड्डियों को माचिस की तीलियों की तरह तोड़ सकता था, लेकिन उसे अपनी ताकत के इस्तेमाल का सलीका नहीं था। वो मुझे अपनी फुलादी बाहों की गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़ रहा था और मैं जानता था कि अगर मैं उसके हत्थे चढ़ गया तो जिंदा नहीं बच सकूंगा। मैं एक बार फिर अपनी जगह सोच रहा। मेरी फ्लाइंग किक उसके सीने पर पड़ी और वो बिलबिलाता हुआ पीछे उलट गया और इस मर्तबा मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। मैं उसके जिस्म पर पे दर पे ठोकरें रसीद करता रहा। वो अपने आप को एक ठोकर से भी नहीं बचा सका था और फिर मैंने बड़ी फुर्ती से झुककर उसे गर्दन और एक टांग से पकड़कर सर से ऊपर उठा लिया और कार से बाहर ले जाकर उसे पूरी कुव्वत से उछाल दिया। कार के सामने ढलान थी। पथरीली जमीन पर गिरते हुए उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो ढलान पर लुढ़कता चला गया। मुझ पर भी जुनून तारी हो गया और ये मेरा जुनून ही था जिसने हैवान नुमा उस वैश्य को मेरे हाथों बुरी तरह पीट दिया था। मैंने एक बार फिर उसके पीछे लपकना चाहा, लेकिन बिमला ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे खींच लिया। मैंने घूमकर बिमला की तरफ देखा। वो मेरे बाजू में उंगलियां गाड़े हुए सामने इशारा कर रही थी और जब मैंने अपने आप पर काबू पाकर सामने देखा तो मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। 20-25 अफराद चंद गज के फासले पर गार के सामने खड़े थे। मेरे दिल में एक ख्याल बिजली के कूदे की तरह लपका। ये इस बस्ती के लोग थे। मैं इनके लिए अजनबी था और मैंने उनके एक साथी को अदमुआ करके फेंक दिया था। ये लोग अगर हमला कर देते तो चश्मे ज़दन में मेरी तिक्का बोटी कर डालते, लेकिन इनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ा। ये लोग न जाने कब से गार के सामने खड़े अपने इस साथी को पिटते हुए देख रहे थे, लेकिन इसी दौरान में किसी ने मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की थी और अब वो लोग खामोश खड़े अपने इस जानवर नुमा साथी को देख रहे थे जो पथरीली जमीन पर पड़ा करा रहा था। और फिर 2 आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगे। उन दोनों के सर गंजे थे और उनके जिस्मों पर बुद्ध बख्शुओं जैसे लिबास थे। ये इस कबीले के पहले 2 आदमी थे जिन्हें मैंने गंजा देखा था। इनके आगे बढ़ने के अंदाज में जारहियत नहीं थी। वो नबेतुले कदम उठाते हुए मुझसे चंद कदम के फासले पर रुक गए। उन दोनों ने अपने बाजू सामने को सीधे कर दिए। हथेलियों के रुख ऊपर की तरफ थे। उनमें एक ने मुझे मुखातिब करते हुए ऊंची आवाज में कुछ कहा, लेकिन मैं एक लफ्ज भी नहीं समझ सका। तब मैंने अपना सीधा हाथ गैर इरादी तौर पर ऊपर उठा दिया। वो दोनों मेरे इस इशारे का न जाने क्या मतलब समझ गए कि उनके ऊँटों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई थी। उनमें से एक मेरी तरफ देखते हुए तेज लहजे में कुछ कहता रहा। फिर उन दोनों ने हाथ गिरा दिए और मुड़कर तेज कदम उठाते हुए अपने साथियों के करीब चले गए। उस शख्स ने जो मुझसे मुखातिब हुआ था अपने साथियों से कुछ कहा। 4 आदमी आगे बढ़ आए और जमीन पर पड़े हुए वैशी को हाथों पैरों से पकड़कर डंडा डोली करते हुए एक तरफ ले गए। गार के सामने जमा लोग दोबारा मैदान में अलाव के गिर्द बैठ गए। मैं कुछ देर उनकी तरफ देखता रहा, फिर बिमला को लेकर गार के अंदर आ गया। मैंने गद्दा खींचकर दरवाजे के सामने कर लिया और बिमला को इशारा करता हुआ खुद बैठ गया। बिमला बार बार अपनी पसलियां सहला रही थी। उस कमबख्त ने शायद उसे कुछ ज्यादा ही दबा रखा था। मैंने कंबल उठाकर बिमला के ऊपर डाल दिया। अपने आप को याद करने की कोशिश करो हिम्मत सिंह, बिमला ने मेरी तरफ देखते हुए रूहानसी आवाज में कहा। वो एक आदमी था जिसे तुमने मार मार कर अधमुआ कर दिया, लेकिन अगर 4-5 आदमी मिलकर मुझ पर हमला कर देते तो तुम क्या कर सकते थे? सिम्बा पता नहीं हमें इन वैश्यों के बीच क्यों छोड़ गया है। मुझे तो डर लग रहा है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब तुम्हारी यादाश्त लौट आए। भगवान के लिए कुछ याद करने की कोशिश करो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने कहा। लेकिन तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? मेरा पीछा छोड़ दो और चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें इन वैश्यों से कब तक बचा सकूंगा? क्या कह रहे हो हिम्मत सिंह? बिमला ने वैसे ज्यादा से लहजे में कहा। मैं बिमला हूँ, तुम्हारी बिमला। पहचानो मुझे, अपने आप को पहचानो। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। उसने वैसे ठीक ही कहा था।
अगर वो 5-6 आदमी मिलकर बिमला पर हाथ डालने की कोशिश करते तो मैं उसे बचा नहीं सकता था। वो एक ही शैतान था जिसे मैंने मार मार कर अधमुआ कर दिया था। मेरा ख्याल है जब मैं और बिमला अंदर ही अंदर गारों में घूम रहे थे तो ये शख्स मैदान में अलाव के पास से उठकर हमारे गार में आ गया था। शायद अपने साथियों पर अपनी बहादुरी का रोब जमाना चाहता हो। उसका ख्याल होगा कि मुझे मार पीट कर बिमला को मुझसे छीन कर ले जाएगा, लेकिन वो खुद ही मेरे हाथों पूरी तरह पिट गया था और उसके साथ ही उसे उठाकर बस्ती से बाहर फेंक आए थे। गोया बुज़दिलों की यहाँ कोई कदर नहीं थी। मुझे बिमला पर तरस भी आ रहा था। अगर इस वक्त मैं ना होता तो वैशी इसका तेया पांचा कर देता। बिमला बार बार मुझे कचोके लगा रही थी कि मैं अपने बारे में कुछ याद करने की कोशिश करूं। मैं कोशिश तो जरूर करता, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद वही बख्शू हमारे लिए याक का भुना हुआ ताज़ा गोश्त ले आया। सिम्बा ने कहा था कि अलाव पर जब गोश्त भुना जाए तो मैं अपना हिस्सा ले आऊं, लेकिन मुझे वहां जाने की जरूरत पेश नहीं आई थी। गोश्त किसी कदर नमकीन और बहुत लजीज था। भूख मिटाने के बाद मैंने गद्दा पीछे खींचकर दीवार के साथ लगा दिया और दरवाजे पर पर्दा खींच दिया। अब मुझे इन लोगों की तरफ से कोई खतरा नहीं था। इनके एक साथी की पिटाई करके मैं अपनी बर्तरी साबित कर चुका था और मुझे यकीन था कि अपने साथी का हशर देखने के बाद और कोई भी मेरे सामने आने की कोशिश नहीं करेगा। और वैसे भी वो लोग मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके थे और मुझे इनसे कोई खतरा नहीं था। बिमला मेरे करीब दीवार से टेक लगाए बैठी थी। वो कभी बड़बड़ाने लगती और कभी पलक झपके बगैर मेरी तरफ देखने लगती। आधी रात के करीब घर के सामने कदमों की आहट सुनकर मैं चौंक गया। मैं अपनी जगह छूटना चाहता था कि दरवाजे का पर्दा हटा और वही बख्शू अंदर दाखिल हुआ, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं आया था। वो कभी बिमला और कभी मेरी तरफ देखते हुए कुछ कह रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ एक लफ्ज समझ में आ सका था, चन गोम्पा। मुझे सिम्बा की बात याद आ गई। उसने जाने से पहले चन गोम्पा नाम के किसी आदमी का जिक्र किया था, जो आदमी रात के वक्त यहाँ आने वाला था। और इस वक्त ये बख्शू भी उसी के बारे में कुछ कह रहा था। मैंने उठकर दरवाजे से बाहर झांका। मैदान में जलते हुए अलाव के पास अब 2-4 आदमी रह गए थे। बख्शू ने सामने वाली पहाड़ी की तरफ इशारा किया और कार के सामने ढुलान उतरता चला गया। मैं कार में आ गया। बिमला सवालिया निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने उसे चन गोम्पा के बारे में बताया। उसके चेहरे पर वहशत उभर आई। पता नहीं वो कौन है, कैसा आदमी है। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, कहीं हमारे लिए कुछ और मसाइल पैदा ना कर दे। देखना तो चाहिए, मैंने कहा। मुमकिन है वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। मेरी इस बात पर वो अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगी, लेकिन बहरहाल वो मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। हम गार से निकलकर ढुलान उतरने लगे। वो बख्शू गायब हो चुका था। अलबत्ता मैदान में अलाव के करीब अब भी 2-3 आदमी बैठे हुए थे। हमें देखकर एक आदमी ने सामने वाली चट्टान की तरफ इशारा कर दिया। हम सामने वाली पहाड़ी पर चढ़ने लगे। हमारे गार से उस पहाड़ी का फासला 1 फरलांग के लगभग था। वो गार जमीन से तकरीबन 150 फुट की बुलंदी पर था। ताना ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन गार अंदर से काफी कुशादा था। एक तरफ दीवार में लगी हुई एक मशल चल रही थी और गार के आखिर में एक और कुशादा रास्ता नजर आ रहा था। हम दोनों उस तरफ बढ़ते रहे। बिमला ने मेरा हाथ पकड़ दिया था। इसके चेहरे पर वहशत थी और वो खासी सहमी हुई थी। हमारे गार में उसके साथ जो कुछ हुआ था वो उसे खौफजदा कर देने के लिए काफी था। वो सुरंग तकरीबन 20 गज तवील थी। उसके इख्तिताम पर भी रोशनी नजर आ रही थी और जब हम सुरंग की तरफ पहुंचे तो वो मंदिर देखकर मेरा दिमाग भग से उठ गया। वो बहुत कुशादा गार था, बल्कि इसे गार कहना मुनासिब नहीं था। चारों तरफ अमूदी चट्टानें थी और ऊपर छत नहीं थी। आसमान पर चमकता हुआ चांद नजर आ रहा था और शायद इस कबीले की पूरी आबादी इस गार में जमा थी। सिर्फ औरतें और मर्द थे। एक दीवार के साथ तकरीबन 3 फुट ऊंचा चबूतरा था जिस पर 10-12 अफराद बैठ सकते थे और कस्बे के सारे लोग इस चबूतरे के सामने जमा थे। चबूतरे की पिछली तरफ एक और तंग सी सुरंग थी। चंद मिनट बाद उस सुरंग से 2 आदमी बरामद हुए। उनके पीछे चंद औरतें थी और फिर उनके बाद जो आदमी नमूदार हुआ उसे देखकर मैं उछल पड़ा। मुझे बैंकॉक का पंडित रघुनाथ याद आ गया, जिसने बैंकॉक शहर से बाहर आश्रम बना रखा था, जो दरअसल अय्याशी का अड्डा था और दारा ने उसी आश्रम में बना ली थी। वो आश्रम जराइम का अड्डा भी था जो हमारे हाथों जलकर राख हो गया था और बाद में पंडित रघुनाथ भी थाई के हाथों मारा गया था। इस शख्स का हुलिया बैंकॉक के पंडित रघुनाथ से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था। लंबा कद, भारी भरकम जिस्म, गंजा सर, जिसके पिछले हिस्से पर तकरीबन 1 बालिश लंबी सी चुटिया थी। आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थी। दाढ़ी और मूंछों के बाल इस तरह आपस में उलझे हुए थे कि मुंह का दाना छुप कर रह गया था। उसके जिस्म का बालाई हिस्सा भरा न था। सीना रीछ की तरह बालों से भरा हुआ था। कंधों और बाहों पर भी घने बाल नजर आ रहे थे। उसने स्कर्ट की तरह एक निकर पहन रखी थी जो घुटनों से काफी ऊंची थी। गले में रंग बिरंगे मोतियों की कई मालाएं पड़ी हुई थी। वो नायत गलीज और गंदा आदमी था। मुंह से टपकने वाली राल से दाढ़ी के बाल गीले हो रहे थे। उसे देखकर घिन आती थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि नीम बराना औरतों ने दाएं बाएं से अपनी बाहों की लपेट में उसे सहारा दे रखा था। वो अपना बोझ कभी एक औरत पर डालता और कभी दूसरी औरत पर। वो चबूतरे पर फैल कर बैठ गया। दोनों औरतें उसके बाजुओं से लिपट कर बैठ गईं। चबूतरे के सामने बैठे हुए लोग बड़ी अकीदत भरी नजरों से उसे देख रहे थे। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो इस कबीले का कोई रूहानी पेशवा था, लेकिन सिम्बा ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी। चन गोम्पा कुछ देर अंगारों जैसी सुर्ख आंखों से सामने बैठे हुए लोगों को देखता रहा। फिर उसने दोनों औरतों को इशारा किया। वो दोनों औरतें उठकर चबूतरे पर पहुंच गई।
चंदगुम्पा ने अपना एक पैर आगे को फैला दिया। दोनों औरतें उसका पैर चाटने लगी। उसका इशारा पाकर एक औरत चबूतरे पर आ गई और उसका दूसरा पैर चाटने लगी और फिर एक और औरत उसकी दाढ़ी के बाल और बालों में छुपे हुए होंठ चाटने लगी। ये सब कुछ देखकर मुझे शदीद हैरत होने लगी। चंदगुम्पा नहायत गलीज आदमी था, लेकिन ये औरतें बड़ी अकीदत और बड़े जोशो खरोश से उसके पैर और जिस्म को चाट रही थी। उसने शायद इनके ज़हनों को इस कदर मस्कर कर रखा था कि वो इसके इशारों पर इसके सामने झुक रहे थे। चबूतरे के अकब से एक और आदमी बरामद हुआ जिसने भुने हुए गोश्त से लबरेज एक बड़ा सा तश्त उठा रखा था। चंदगुम्पा पैर समेट कर बैठ गया। उस शख्स ने तश्त उसके सामने रख दिया। चंदगुम्पा ने भुने हुए गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया और दांतों से काट काट कर खाने लगा। उसका गोश्त खाने का अंदाज भी बड़ा घिनौना था। उसके मुंह से चपड़ चपड़ की आवाजें निकल रही थी जैसे कुत्ता हड्डी चबा रहा हो। गुम्पा के इर्द गिर्द बैठी हुई औरतें बड़ी ललचाई नजरों से उसे देख रही थी। गुम्पा ने गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में रखा और उसे चूस कर एक तरफ उगल दिया। आसपास बैठी हुई औरतें उगले हुए गोश्त के उस टुकड़े पर इस तरह झपट पड़ी जिस तरह कुत्ता हड्डी पर झपटता है। गुम्पा के मुंह से उगला जाने वाला गोश्त का वो टुकड़ा किसी के हाथ आया या नहीं, लेकिन वहां एक और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। वो चारों पांचों औरतें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई। चंद मिनट बाद ही उनके लिबास तार तार हो चुके थे। अचानक ही गुम्पा के मुंह से एक गूंजदार आवाज निकली। उसने न जाने क्या कहा था कि वो औरतें एकदम एक दूसरे से अलग हट गईं। गुम्पा तेज लहजे में उनसे कुछ कहता रहा, फिर तश्त में पड़े हुए गोश्त के पार्चे उठा उठाकर चबूतरे के सामने बैठे हुए लोगों की तरफ उछालने लगा। लोग कुत्तों की तरह उन पर झपट रहे थे। यह हंगामा तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहा। मैंने बिमला की तरफ देखा, उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। अब गुम्पा शायद कोई भाषण खुतबा दे रहा था। हर शख्स बड़ी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। अभी उसका भाषण जारी था कि चबूतरे के पीछे से बरामद होने वाले एक और आदमी को देखकर मैं चौंक गया।